MKR पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज का परिचय हम कर चुके हैं। परिचय के बाद हमें करना है प्रश्नावली 8.1 को। 8.1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हों सभी के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हल कर लिया जाएगा। 8.1 के अलावा पाठ 8 की जो वीडियो है, परिचय वाली वीडियो 8.1 और प्रश्नावली 8.2, इन सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। सभी को देखना, अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो में शुरुआत कर लेते हैं प्रश्नावली 8.1 की अगले पेज से। प्रश्नावली 8.1 के सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए यह एक आयत है। हमें क्या कहता है कि भाई समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होने पर आयत होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले करेंगे एक आकृति का निर्माण। जो आकृति होगी समांतर चतुर्भुज की, तो यहां पर मैं इस तरह से बना देता हूं। मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये एक आकृति बना दी है। इस आकृति का नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ये मेरे यहां पर बिंदु हो जाते हैं। इसके जो भी बिंदु हैं वो मैंने बना दिए। अब विकर्ण भी बनाने होंगे हमें। विकर्ण क्या होगा, ए से सी को जोड़ दूंगा, बी से डी को जोड़ दूंगा। तो इनको जोड़ देते हैं भाई। ए से सी को मैं सीधी रेखा में जोड़ देता हूं, बी से डी को इस तरह से जोड़ देता हूं। तो दो विकर्ण भी मैंने यहां पर बना दिए। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं। हमें दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है कि ये एक आयत है। तो जो भी हमने यहां पर दिया है और सिद्ध करना है, इसमें दो चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। बिल्कुल आसान तरीके से ये चीजें आपके लिए यहां पर मैं लिख देता हूं। जो भी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिया गया है, हमने बनाया है। ठीक है, यहां पर तो हमें दिया ही गया है और इसके विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर हैं। विकर्ण देखो ए सी और बी डी हैं, ये एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं। हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। जो भी वहां पर समांतर चतुर्भुज हमारा होता है और आयत होता है, उसमें अंतर क्या होता है कि जो भी कोण बनते हैं ना आयत के, वो 90-90 डिग्री के होते हैं। तो इन सभी कोणों को हमें 90-90 डिग्री सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं दो त्रिभुज ले लेता हूं। कौन कौन से लेने हैं त्रिभुज, उसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं। त्रिभुज मैं यहां पर जो लेने वाला हूं, सबसे पहले हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, और दूसरे वाला जो त्रिभुज मैं लेने वाला हूं वो त्रिभुज हो जाएगा मेरा यहां पर त्रिभुज बी ए डी। ये दो त्रिभुज आपने देखने हैं। आप आकृति की तरफ देखो, ए बी सी वाला मैंने त्रिभुज लिया है और दूसरा त्रिभुज लिया है बी ए डी। इनको सर्वांग सम करते हैं सबसे पहले हमें। तो इसमें सबसे पहले आप देखो, जो भी मेरा ए बी सी वाला त्रिभुज है, इसमें ये वाली भुजा ए बी आती है और बी ए डी वाला जो है इसमें भी यही वाली भुजा आ जाती है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ए बी वाली भुजा ए बी सी वाले त्रिभुज में भी आती है और बी ए वाली भुजा बी ए डी में आती है। ठीक है, ए बी कहें या फिर बी ए कहें, ये एक ही बात है। इसका कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ। जो दोनों त्रिभुजों में आती है वो उभयनिष्ठ, उसका कारण लिख देना है। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, देखो ए बी सी में जो यहां पर विकर्ण है ए सी आता है और बी ए डी जो यहां पर है इसमें बी डी विकर्ण आता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई इस वाले में ए सी आता है, इस वाले में बी डी आता है। आप यहां पर देखो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं, यही हमने लिखा है। तो कारण हो जाएगा यहां पर दिया गया है ये हमें। ठीक है, ये कारण हो गया। इसके बाद तीसरे बिंदु की बात करेंगे। जो भी यहां पर हमारा ए बी सी वाला त्रिभुज है, इसके भुजा बी सी है और जो भी मेरा बी ए डी वाला त्रिभुज है, इसकी भुजा यहां पर ए डी है। हमें यहां पर क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई जो भी मेरी यहां पर भुजा हो जाएगी, कौन सी वाली, बी सी वाली, ए डी के बराबर हो जाएगी। इस तरह से लिखेंगे, बी सी बराबर हो जाएगी यहां पर ए डी के। कारण इसका लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ये समांतर चतुर्भुज की एडी और बीसी सम्मुख भुजाएं हैं, ये एक दूसरे के बराबर होती हैं। आसान सा कारण यहां पर हमने लिख दिया। अब यहां से हमें तीन बिंदु मिल गए हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी मेरा यहां पर त्रिभुज है, कौन सा वाला, ए बी सी वाला त्रिभुज, ये सर्वंगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। कौन से नियम से हुआ है, ब्रैकेट के अंदर हमें नियम भी लिख देना है। देखो तीनों कंडीशन में हमें भुजाएं मिली हैं, तो नियम कौन सा होगा, साइड 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 वाला नियम यहां पर लागू हो जाएगा। और ये दोनों
त्रिभुज हमारे क्या हो गए हैं, एक दूसरे के यहां पर हो गए हैं सर्वांग सम। अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए हैं, देखो कौन सा है हमारे पास, यहां पर है ए बी सी वाला, इसमें हमारे पास कोण बी आता है, और दूसरे वाला कौन सा है, बी ए डी आया है, इसमें हमारे पास कोण ए आता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि कोण ए जो है वो बराबर हो जाएगा कोण बी के कौन से नियम से होगा, ये सीपी सीटी वाले नियम का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं और अगर इन दोनों कोणों को ही मैं जोड़ लेता हूं, मैं जोड़ता हूं कोण ए, उसके बाद जमा में लिखता हूं कोण बी, तो इनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा आपको यहां पर समझना पड़ेगा। देखो कोण ए और कोण बी ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। समांतर क्यों क्यों हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विपरीत सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये हमारी यहां पर समांतर होगी, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो जो कोण यहां पर बनते हैं ये पड़ोसी कोण भी हैं और सह अंतः कोण भी हैं। सह अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है, कारण यहां पर लिख देंगे सह अंतः कोण। अब यहां पर एक बात ध्यान दो, यहां पर मैं कोण ए को तो ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं, जमा का निशान लगा लेता हूं। आप यहां पर देखो कोण बी किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है, तो जो भी कोण बी है उसकी जगह पर मैं कोण ए यहां पर लिख सकता हूं, बराबर हो जाएगा यहां पर 180 डिग्री ऐसा का ऐसा। अब इसको आगे हल करने के लिए यहां पर एक रेखा लगा लेते हैं, आगे हल यहां पर कंटिन्यू करते हैं। कोण ए को कोण ए में जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2 कोण ए हो जाएगा, बराबर में मेरा 180 डिग्री ऐसा का ऐसा आ जाएगा। कोण ए की अगर मैं बात करूं तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, बराबर में मेरा 180 डिग्री ऐसा का ऐसा रहेगा। जो 2 यहां पर मेरा किसके साथ, कोण ए के साथ गुना है, दूसरी तरफ भेजने पर वो भाग में चला जाएगा। 2 से 180 को काटने पर मुझे मिल जाएगा यहां पर 90 डिग्री, यानी कि कोण ए जो है वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। और यहां पर आप देखो जो सीपीसीटी से हमने किया था, कोण ए और कोण बी एक दूसरे के बराबर हैं। अगर कोण ए 90 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि कोण बी जो है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर एक चीज और लिख देता हूं मैं कि कोण सी बराबर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और कोण डी जो है वो भी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के लिए। इन दोनों का कारण मुझे लिखना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, जैसे यहां पर देखो कोण ए है, कोण ए के सम्मुख क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज जो भी हमारा होता है उसमें कोण जो है सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ए 90 डिग्री का है तो सी भी 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से कोण बी हमारा 90 डिग्री का हो गया तो बी के जो सम्मुख कोण डी है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा, कारण हमने इसका लिख दिया। आप यहां पर देखो कोण ए बी सी डी सभी के सभी हमारे ये क्या आ गए हैं, 90-90 डिग्री के आ गए हैं। कोई भी ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी के सभी अंदर वाले कोण 90 डिग्री के हो जाएं तो वो हमारा एक आयत होता है। तो यहां पर हमें एक लाइन लिख देनी है, अतः ए बी सी डी एक आयत है, यही हमें दर्शाना था, दर्शा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसमें है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो भी हमें यहां पर एक वर्ग दिया गया है उस वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये हमें दर्शाना है, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी हमें दर्शाना है, और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम आकृति किसकी बनाएंगे, वर्ग की आकृति यहां पर बनाएंगे। तो देखो ये मैंने यहां पर जो बनाया है ये एक वर्ग हो गया, इस वर्ग का नामकरण कर देते हैं। ये मेरा ए बिंदु, बी, सी और डी बिंदु मैंने यहां पर बना लिया है। अब इसके हमें विकर्ण भी बनाने होंगे। तो विकर्ण कैसे बनाएंगे, ए से सी को जोड़ देंगे, उसके बाद जो बी है उससे डी को जोड़ देंगे। 2 विकर्ण हमने बना लिए। मान लेंगे जो भी ये विकर्ण है एक दूसरे को ओ बिंदु पर यहां पर काटते हैं। सबसे पहले हमें क्या दर्शाना है कि जो भी विकर्ण है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ए सी और बी डी ये एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमें दर्शाना है। यहां पर लिखते चलेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है कि ए सी बराबर है यहां पर बी डी के। इसके बाद दूसरी चीज हमें क्या दर्शानी है कि वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब होगा ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी, ये भी हमें दर्शाना है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं
ओ ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर ओ सी के, इसके साथ ही हमें ओ बी बराबर है ओ डी के, ये भी दर्शाना है। इसी के साथ ये भी हमें दर्शाना है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो ओ बिंदु है यहाँ पर जो भी हमारा कोण बनेगा, ये वाला जो कोण हमारा बनता है, ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये एक समकोण होगा। समकोण यानी कि 90 डिग्री का होगा। तो हमें ये भी दर्शाना होगा, मान लेंगे यहां पर हमारा ये कोण 1 है, तो जो भी कोण हमारा 1 है वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। ये तीन चीजें हमें दर्शानी है, तीन चीजें दर्शानी है, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लंबा जरूर होगा। अच्छी तरह से इसको समझना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी वाला त्रिभुज ले लेंगे और दूसरा हम त्रिभुज ले लेंगे बी ए डी वाला। इन दो त्रिभुजों को हम सर्वंग सम करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं त्रिभुज ए बी सी मैंने लिया है, और दूसरे वाला त्रिभुज मैंने कौन सा कहा था, त्रिभुज यहां पर लिया है मैंने बी ए डी। इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या करना होगा, सर्वंग सम करना होगा। सर्वंग सम करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, देखो जो भी मेरा यहां पर ए बी सी वाला त्रिभुज है, ए बी सी वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा ए बी आती है, बिल्कुल इसी तरह से बी ए डी वाले में भी यही भुजा आ जाती है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी मेरी ए बी है बराबर हो जाएगी बी ए के, दोनों में ये आती है, तो कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ। ये कारण हमें यहां पर लिख देना है। इसके बाद अगली बारी क्या होगी, नेक्स्ट चीज हमें क्या बराबर मिलती है यहां पर, बी सी और ए डी। जो भी यहां पर मेरे पास ए बी सी त्रिभुज है, इसकी भुजा बी सी, और बी ए डी जो यहां पर मेरा त्रिभुज है, इसकी भुजा ए डी। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, वर्ग की विपरीत भुजाएं हैं। वर्ग की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो बी सी बराबर हो जाएगा मेरा ए डी के, कारण हो जाएगा यहां पर वर्ग। वर्ग की भुजाएं, जो भी वर्ग है उसकी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, कारण हो गया। इसके बाद जो अगला बिंदु मैं बताने वाला हूं आपको, जो भी मेरा यहां पर ए बी सी वाला त्रिभुज है, इसमें ये कोण बी बनता है, और जो भी यहां पर मेरे पास बी ए डी है, इसमें कोण ए बनता है। आपको पता होगा कोई भी हमारा वर्ग होता है उसके सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो कोण बी बराबर हो जाएगा यहां पर कोण ए के, और इसका कारण हो जाएगा दोनों कितने डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के होते हैं। यही कारण हमें लिख देना है। यहां पर हमें तीन बिंदु मिल गए हैं, तो मैं कह सकता हूं जो भी मेरा त्रिभुज यहां पर है ए बी सी, वो सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी ए डी के। ये सर्वांग सम हो गया। कौन से नियम से हुआ है, इस चीज को समझो। देखो हमें भुजा मिली, फिर से हमें भुजा मिली, और फिर उसके बीच का कोण भी हमें मिल गया। तो यहां पर हो जाएगा भुजा, कोण और भुजा, यानी कि यहां पर हमारा ब्रैकेट के अंदर हमें लिख देना है साइड एंगल। साइड वाले सर्वंग सम नियम का हमने यहां पर इस्तेमाल किया है। अब यहां पर देखो आप, अब क्या किया जा सकता है, जो भी मेरा ए बी सी है उसमें कौन सी भुजा आती है, ए सी वाला विकर्ण आता है, और दूसरे त्रिभुज में बी डी वाला विकर्ण आता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के, कौन से नियम से होगा, सी पी सी टी नियम का इस्तेमाल करके। हमने एक चीज तो सिद्ध कर दी है कि ए सी बराबर है बी डी के, एक चीज सिद्ध हो गई हमारी। अब दूसरी चीज को सिद्ध करने के लिए करेंगे, दूसरी चीज को सिद्ध करने के लिए मैं त्रिभुज लूंगा यहां पर ए ओ बी वाला त्रिभुज और सी ओ डी वाला त्रिभुज। इन दो त्रिभुजों को सर्वंग सम मुझे करना होगा। तो यहां पर लिख लेता हूं त्रिभुज ए ओ बी, और दूसरे वाला त्रिभुज यहां पर मैं रख लेता हूं, कौन सा कहा था मैंने, सी ओ डी वाला त्रिभुज मुझे रखना है। तो त्रिभुज सी ओ डी आ गया। अब इन दोनों को भी सर्वांग सम करना है, तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले ए ओ बी वाले त्रिभुज में हमारे पास कोण कौन सा आता है, ये वाला जो कोण आता है, ठीक है। इस कोण का नामकरण कर देते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से लिखेंगे ओ ए बी वाला जो कोण है। तो मैं यहां पर इस तरह से लिख देता हूं कोण ओ ए बी। ये वाला कोण जो है ये बराबर हो जाएगा सी ओ डी में जो त्रिभुज हमारा है, इसमें इस वाले कोण के, कौन सा है ये कोण हमारा, ये हो जाएगा हमारा ओ सी डी के। तो यहां पर बराबर में आ जाएगा कोण ओ सी डी। अब ये दोनों कोण बराबर कैसे हैं भाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कैसे हुआ, वर्ग की जो भी हमारी भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। ये तिर्यक रेखा हो गई, तो इस तरफ जो कोण बनेगा, इस तरफ जो कोण बनेगा वो एकांतर कोण होते हैं। कारण भी यही हमें लिख देना है इसके सामने, यहां पर कारण में एकांतर कोण आ गया। इसके बाद जो अगला बिंदु हमें देखना है उस चीज पर ध्यान दो। देखो
ए बी और सी डी हमारे इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो ए बी है वो बराबर हो जाएगी मेरी सी डी के। इसका कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों हैं वर्ग की भुजाएं, तो यही कारण हमें लिख देना है। जो भी हमारा वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो ए बी और सी डी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अब जो तीसरा बिंदु बताने वाला हूं उसको ध्यान दो। हमारा कोण ओ बी ए जो ये वाला कोण है और जो हमारा ओ डी सी कोण है ये भी क्या है, एकांतर कोण है, तो हम इनको भी बराबर कर देंगे। मेरा यहां पर आ जाएगा कोण ओ, उसके बाद आ जाएगा बी ए एंड बराबर ये हो जाएगा कोण किसके, ओ डी सी के। इसका कारण क्या हो जाएगा, कारण यहां पर हमें ये एकांतर कोण है तो ये भी हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। कारण यहां पर हमें लिख देना है भाई, ये भी हमारे एकांतर कोण हो गए। अब हमें तीन बिंदु मिल गए हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी मेरा यहां पर त्रिभुज है, कौन सा वाले दो त्रिभुज मैंने लिए थे, त्रिभुज ए ओ बी है, ये सर्वंगसम हो जाता है किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। कौन से नियम से हुआ है, इस चीज पर आपने ध्यान देना है। हमें कोण मिला, भुजा मिली, फिर से कोण मिला, यानी कि कौन सा नियम लगेगा यहां पर, एंगल साइड एंगल वाले सर्वंगसम नियम का इस्तेमाल करके दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वंगसम कर दिया। अब आगे के हल के लिए यहां पर एक रेखा लगा लेते हैं। अब जो भी मैंने ये त्रिभुज सर्वंगसम किए हैं इनसे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यहां पर देखो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, इसमें ओ ए भुजा आती है और इस वाले में ओ सी वाली भुजा आती है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो भी मेरी भुजा होगी ओ ए ये बराबर हो जाएगी ओ सी के। बिल्कुल इसी तरह से अगले बिंदु पर आप ध्यान दो, इस वाले त्रिभुज में मेरे पास ओ बी आती है और इस वाले त्रिभुज में मेरे पास ओ डी आती है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी ओ बी है वो बराबर हो जाएगी ओ डी से। किस नियम से होगा, अगर हमारे ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वंगसम हैं तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर सीपी सीटी नियम का इस्तेमाल करके। ठीक है, हमने क्या क्या कर दिया, ए सी बराबर बी डी यहां पर हमने कर दिया, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी यहां पर हमने कर दिया। इसको इस तरह से अंडरलाइन कर देते हैं। अभी हमारी एक चीज बची है कि कोण एक जो हमारा है, यहां पर जो भी हमारे कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। और ये सिद्ध करने के लिए जो मैं त्रिभुज लेने वाला हूं अब उन पर आपने ध्यान देना है। मैं यहां पर त्रिभुज लूंगा ए ओ बी, यहां पर मैंने कौन सा लिया, त्रिभुज ए ओ बी, और दूसरे वाला जो त्रिभुज मैं लेने वाला हूं, कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं, ये मैंने ले लिया ए ओ बी। इसके साथ वाला या तो ये त्रिभुज ले लो या फिर ये त्रिभुज ले लो। मैंने ए ओ बी ले लिया है, तो अब मैं ए ओ डी वाले त्रिभुज को भी ले लेता हूं। तो यहां पर आ जाएगा त्रिभुज ए ओ डी। इन दोनों त्रिभुजों को मुझे सर्वंगसम करना है, तो सर्वंगसम करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या दिखाई देती है भाई, इस वाले त्रिभुज में भी इस वाले त्रिभुज में भी ये वाली भुजा जो ओ ए है दोनों में आती है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं ओ ए बराबर हो जाएगा मेरा ओ ए के। इसका कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, आपने इसका कारण लिख देना है। जो दोनों त्रिभुजों में आता है वो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होता है। ठीक है, या ये हमारा पहला बिंदु हो गया। दूसरे बिंदु की बात करते हैं। दूसरे बिंदु में आप देखो, इस वाले त्रिभुज में हमारे पास OB आती है, इस वाले त्रिभुज में हमारे पास OD आती है, और OB बराबर OD है ये हम सिद्ध पहले ही कर चुके हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं OB बराबर है OD के लिए। मान लेते हैं ये हमारा पहला समीकरण है, तो इसके सामने कारण क्या हो जाएगा, इसको हमने पहला समीकरण मान लिया है, तो इसके सामने कारण क्या हो जाएगा, समीकरण जो हमारा पहला है उससे हमने इसको यहां पर बराबर कर दिया है। यही कारण आपको लिख देना है। अब तीसरी चीज की मैं बात करूंगा। देखो, जो भी ये वाला त्रिभुज है इसकी भुजा ए बी है और इस वाले त्रिभुज की भुजा ए डी है, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इस तरह से लिखा जा सकता है ए बी बराबर में आ जाएगा मेरे पास ए डी। इसका कारण क्या होगा, जो भी हमारा यहां पर वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, यही कारण यहां पर लिख देना है। वर्ग की जो भी भुजाएं हैं ए बी और ए डी, इनके लिए हमने कारण लिख दिया है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। हमें यहां पर तीन बिंदु मिल जाते हैं, तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सर्वंगसम हो जाता है त्रिभुज मेरे ए ओ डी के। कौन से नियम से हुआ है, आप देखो तीनों यहां पर मुझे क्या मिली हैं, भुजाएं मिली हैं, तो ऐसे 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 सर्वंगसम नियम का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। अब जो भी हमारे ये दो त्रिभुज हैं ए ओ बी और ए ओ डी, ये एक दूसरे के सर्वंगसम
सम हो गए भाई। ए ओ बी वाले में कोण ए आया है और मान लेंगे जो भी हमारा ए ओ डी है इसमें ये कोण नंबर 2 है, ठीक है। तो हमारा इसमें कोण 2 आता है, इसमें कोण ए आता है। मैं इस तरह से कह सकता हूं कोण ए और कोण 2 जो है, कोण 1 और कोण 2 है, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कौन से नियम से? सीपी सीटी नियम का इस्तेमाल करके। अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो गए हैं तो अब एक चीज की जा सकती है, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं। कोण 1 जमा में कोण 2 कर देता हूं तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। पार्ट 6 में आपने क्या पढ़ा था? एक सीधी रेखा के एक ही बिंदु पर बनने वाले जो भी कोण होते हैं उनको जोड़ने पर कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहां पर जो मेरा कोण 1 है और जो दो कोण 2 है, कोण 1 तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख लिया, कोण 2 किसके बराबर है? कोण 1 के बराबर है। तो कोण 2 की जगह पर कोण 1 लिखकर बराबर में मैं 180 डिग्री कर देता हूं। यहां पर मैं जोड़ लेता हूं कोण 1 जमा में कोण 1, ये हो जाएगा मेरे पास 2 कोण 1 बराबर में मेरे पास 180 डिग्री ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आगे हल करने के लिए यहां पर हमने एक रेखा लगा ली है, यहां से आगे हल करेंगे। जो भी इस तरफ मेरा कोण 1 है वो ऐसा का ऐसा बराबर में 180 डिग्री आ जाएगा। आप कहोगे भैया ये वाला 2 कहां पर गया? तो इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, एक के साथ गुना है, दूसरी तरफ जाने पर भाग में चला जाएगा। 2 से 180 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री ये यहां पर आ जाएगा। जो भी मेरा कोण 1 है वो किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब आप कहोगे कि कोण 2 का मान कितना होगा? जो भी कोण 2 है ये और एक कोण 1 है वो एक दूसरे के बराबर हैं। यहां पर आप देख सकते हो अगर कोण 1 90 डिग्री का है तो कोण 2 भी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का ही हो जाएगा। सिंपल चीज है, हमने AC बराबर BD कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज यहां पर हमने सिद्ध कर दी, कोण 1 जो है वो 90 डिग्री का है, यहां पर हमने सिद्ध कर दिया है। सारी चीजें हमारी हो गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। इसमें है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। बहुत आसान सी चीज है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। आकृति हमें यहां पर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में ABCD जो हमारे पास है ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का जो भी विकर्ण है यहां पर AC वो कोण A को समद्विभाजित करता है। ये कोण हमारा A है, इस कोण को पूरा बना लेते हैं। इस तरह से हमने कोण बना लिया। मान लेते हैं ये हमारा X कोण हो गया, ये हमारा Y कोण हो गया। समद्विभाजित करने का मतलब होगा कि X और Y जो है वो एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। अब यहां पर हमें दो चीजें सिद्ध करनी है। पहली ये होगी कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। जो भी विकर्ण है ना यहां पर AC, ये कोण C को भी समद्विभाजित करना है। पहली चीज हमें यही सिद्ध करनी है, इसी को सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज पर जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, सबसे पहले वाले भाग को जब हम हल करेंगे कि कोण X जो है वो बराबर है मेरा कोण Y के, और इसका कारण यहां पर हम लिखेंगे AC कोण A का समद्विभाजक है। ये हमें यहां पर दिया गया है, इसी को कारण में हमें लिख देना है। अब यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी, जो भी हमारा ये कोण C है ना, इस कोण को भी हम इस तरह से बना लेते हैं। कोण C पर मान लेते हैं ये हमारा P कोण होगा, ये हमारा Q कोण होगा। तो जो भी हमारा P और Q कोण है इनके बारे में मैं कुछ चीजें लिखने वाला हूं। देखो अब यहां पर जो मेरा कोण X है ना, या फिर चलो Y से हम देखते हैं। देखो ये हमारी क्या है? समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वे एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तिर्यक रेखा के इधर बनने वाला जो कोण है और इधर बनने वाला जो कोण है वो एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि Y और P एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कोण Y जो है वो बराबर हो जाएगा कोण P के। इसी तरह से जो भी हमारी ये दो समांतर भुजाएं हैं, ये हमारी एक तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा के कोण इधर बनता है और इधर बनता है, वे भी एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि कोण X और कोण जो Q है ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोण X बराबर हो जाएगा कोण Q के। कारण इसका क्या हो जाएगा? ये कौन से कोण है भाई? एकांतर कोण है, तो इनके सामने कारण लिख देंगे। एकांतर कोण या फिर एकांतर अंतः कोण इनको हम लिख सकते हैं। जो ऊपर वाला समीकरण है ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण, ये हो जाएगा हमारा यहां पर दूसरा समीकरण। समीकरण हमें बना लेने हैं।
अब शुरुआत में आप देखते हो यहाँ पर जो भी मेरा कोण x है वो बराबर है मेरा कोण y के। जो भी पहला हमारा यहाँ पर है उसको ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। ये वाले हमारे मैंने ऐसे के ऐसे लिख लिए। अब आप जो भी हमारा पहला और दूसरा समीकरण देखते हो, कोण x किसके बराबर है, कोण q के, तो x के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण q लिख सकता हूं, बराबर का निशान लगा देते हैं। कोण y किसके बराबर है, पहले वाले समीकरण में आप देखो कोण p के बराबर है, तो यहां पर आ जाएगा कोण p। आप यहां पर देख सकते हो कोण q और कोण p जो आकृति में हमारे हैं ये एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। अगर ये कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो भी ए सी वाला विकर्ण है इसे कोण c को समद्विभाजित करता है। तो एक लाइन हम यहां पर लिख देंगे, AC कोण C का समद्विभाजक है। ये भी हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है पहले वाले भाग में। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो भी AC विकर्ण है वो कोण C का समद्विभाजक हो जाता है। पहले वाला भाग हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर एक रेखा लगा लेते हैं। रेखा लगाने के बाद जो दूसरा वाला भाग है उसके लिए यहां पर आ जाते हैं। दूसरे वाले भाग में हमें क्या करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इसको समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए मैं त्रिभुज ले लेता हूं। त्रिभुज ए बी सी वाला मैंने लिया है। देखो ए बी सी वाले त्रिभुज जो लिया है मैंने, इस वाले त्रिभुज से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि जो भी मेरा कोण x है, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं सबसे पहले कि कोण x जो है वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, कोण x यहां पर किसके बराबर है, कोण y के बराबर है। तो मैं इसको इसी तरह से लिख लेता हूं अभी के लिए, कोण y के बराबर। अब इस तरफ कोण x मेरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर का निशान लगा लेंगे। कोण y किसके बराबर है, आप कहोगे कोण y जो है ना वो p के बराबर है, पहले वाले समीकरण में आप देख सकते हो। तो कोण y की जगह पर मैं कोण p लिख देता हूं। आप अगर देखोगे जो भी हमारा यहां पर त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कोण x और कोण p, त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। जो भी त्रिभुज के कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो उनके सम्मुख जो भुजाएं बनेंगी वो भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो x वाला जो हमारा है, मतलब x कोण और p कोण के सम्मुख कौन सी भुजाएं हैं, ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए बी बराबर हो जाएगा यहां पर बी सी के। इसका कारण हमें लिखना होगा, कारण में आ जाएगा बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जो भी हमारे कोण बराबर हैं किसी भी त्रिभुज में x और p, तो इनके जो सम्मुख भुजाएं हैं ए बी और बी सी ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। कोई भी अगर हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसकी जो भी हमारी यहां पर साथ वाली पड़ोसी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो वो हमारा हो जाता है एक समचतुर्भुज। तो एक लाइन और हमें यहां पर लिख देनी है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। दूसरे वाला भाग भी हमारा हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इसमें ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए। हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी डी एक आयत दिया गया है। तो ए बी सी डी एक आयत हमने अपनी तरफ से बना लिया। इसमें विकर्ण भी हमें बनाना है ए सी। तो जो भी विकर्ण है ए और सी, इसको हमें इस तरह से मिला देना है। हमने विकर्ण भी यहां पर बना लिया है। जो भी विकर्ण ए सी है वो कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो जो भी हमारा यहां पर कोण ए होगा, मान लेंगे यहां पर x कोण है, ये y कोण है। इसी तरह से जो कोण c है इसमें मान लेंगे हमारा यहां पर p है और यहां पर हमारा q है। अगर ये समद्विभाजित करता है तो कोण x और कोण y एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरह से कोण p और कोण q ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इतनी जानकारी हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब हमें दर्शाना क्या है, दो चीजें दर्शानी है। सबसे पहले वाली चीज को समझते हैं। इसमें है ए बी सी डी एक वर्ग है। जो भी हमें ये आयत दिया गया है हमें दर्शाना है कि ये एक वर्ग बनता है। तो भाई वर्ग के लिए सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगी, जो भी हमारा यहां पर क्या है भाई, ए सी जो है वो कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पहले वाले के लिए जो भी हमारा कोण x है वो बराबर हो जाएगा हमारा कोण y के। बिल्कुल इसी तरह से कोण p जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा कोण q के। और इन दोनों का कारण हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा,
कारण में आसानी से एक लाइन आपने यहां पर लिख देनी है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसी को यहां पर लिख देंगे। हमें क्या दिया गया है कि AC कोण A और कोण C का समद्वि भाजक है, ये वाली लाइन ऐसी की ऐसी यहां पर हमें लिख देनी है। इसके बाद यहां पर एक बात समझो, अगर मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, कौन से वाला त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ABC मैंने ले लिया है। त्रिभुज ABC में आप इस वाले त्रिभुज में देखो मेरे पास कौन कौन से दो कोण आते हैं भाई, X और P आ जाता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जो भी मेरा कोण ABC है उसमें मेरे पास यहां पर कोण X आ जाता है, ये बराबर होगा किसके, कोण Y के बराबर होगा। ठीक है, अभी ये कोण ABC में नहीं लिया है मैंने, हम कोण ABC के अंदर वाले कोणों पर आ जाएंगे। कोण X और कोण Y एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। अब यहां पर देखो, जो भी मेरा कोण Y है और कोण P है ये एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी मेरा यहां पर कोण Y है बराबर हो जाएगा कोण P के। जो भी ये दो कोण हैं ये एक दूसरे के बराबर क्यों होंगे, इसका कारण क्या होगा आप देख सकते हो। ये हमारी जो है ये समांतर रेखाएं होती हैं आयत की, ये हमारी एक तिर्यक रेखा हो गई। कोण Y और कोण P क्या है, एकांतर कोण है, तो इसके सामने कारण यहां पर लिख देना है, एकांतर कोण हमारा ये हो जाएगा। अब सीधी सीधी एक बात यहां पर समझो, जो भी मेरा कोण Y है वो किसके बराबर है, कोण X के बराबर है। तो इस वाले कोण Y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कोण X लिख सकता हूं, बराबर में कोण P मेरा ऐसा का ऐसा रहेगा। अब अगर आप इस त्रिभुज ABC को देखते हो, इसमें कोण X और कोण P आते हैं। अगर कोण X और कोण P एक दूसरे के बराबर हमने कर दिए हैं, तो कोण X के सम्मुख और कोण P के सम्मुख जो भुजाएं हैं वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी कि AB और BC एक दूसरे के बराबर यहां पर हमारी निकल कर आ जाती हैं। AB आएगा यहां पर हमारा, जो भी मेरी भुजा है यहां पर AB X और P कोण के बराबर में उनके सम्मुख BC ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। फिर से बताता हूं, कोण X और कोण P एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, तो कोण X और कोण P के सम्मुख वाली भुजा AB और BC एक दूसरे के बराबर हो गई। इसका कारण लिखेंगे यहां पर, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जो भी बराबर कोण हैं उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये कारण हमें लिख देना है। अब यहां पर आप ध्यान दो, जो भी मेरी AB है और BC है ये एक दूसरे के बराबर हो गई। इन पे इस तरह से एक एक लाइन हम लगा सकते हैं। किसी भी आयत में, ये हमारा क्या है, एक आयत है, आयत में जब यहां पर हमारी आसन भुजाएं यानी कि पड़ोसी भुजाएं जब बराबर हो जाती हैं, आयत में अगर पड़ोसी भुजाएं बराबर हैं तो वो हमारा एक वर्ग बन जाता है। हमें इसको वर्ग ही सिद्ध कर देना है, तो यहां पर हम एक लाइन और लिखेंगे, आयत की आसन भुजाएं बराबर हैं। आसन यानी कि पड़ोसी वाली जो भुजाएं हैं AB और BC एक दूसरे के बराबर आ गई हैं। अगर ये एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं आसन भुजाएं किसी भी आयत की, तो वो एक वर्ग बन जाता है। तो अतः ABCD एक वर्ग है। पहले वाले भाग में हमें यही सिद्ध करना था, पहले वाला भाग हमने कर लिया है, इस वाले पेज पर जगह नहीं बची है, तो दूसरे वाले भाग को हल करने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। पीछे वाले पेज पर ABCD एक वर्ग है, ये हमने सिद्ध कर दिया था। अब बात करेंगे दूसरे वाले भाग की। दूसरे वाले भाग में हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, हमें ये दर्शाना है कि विकर्ण BD कोण B और D का समद्वि भाजक है, यानी समद्वि भाजित करता है। तो जो भी हमारा BC विकर्ण है इसको हटा देते हैं, हमें कौन सा विकर्ण बनाना है, BD विकर्ण बनाना है। तो भाई B बिंदु से D बिंदु को इस तरह से जोड़ देंगे तो हमारा ये विकर्ण BD बन जाता है। अब जो भी हमारा ये विकर्ण बना है कोण B और कोण D हमें इस तरह से बना लेना है। मान लेंगे ये कोण नंबर 1 हमारा है, ये कोण नंबर 2 है, ये कोण नंबर हमारा 3 है और ये कोण नंबर हमारा 4 है। इस तरह से आपने कोण जो है उनका नामकरण कर देना है। अब सबसे पहली बात क्या आएगी कि जो भी मेरा कोण 1 है, यहां पर देखो ये कोण 1 है और ये कोण 4 है, ये एकांतर अंतः कोण है, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा मेरा कोण 4 के। इसी प्रकार से जो कोण 2 है और कोण 3 है ये भी तो हमारे एकांतर कोण हैं, तो ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा कोण 2 बराबर हो जाएगा यहां पर कोण 3 के। अब यहां पर कारण क्या लिखना होगा हमें, इनका एकांतर कोण है, यही कारण हमें लिख देंगे। कारण यहां पर हमने लिख दिया। एकांतर कोण किस तरह से होंगे, AB और DC हमारी जो भी आयत है या फिर वर्ग है ये समांतर होती हैं, ये तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा का कोण 1 और कोण 4 एकांतर कोण है, इसीलिए बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से 2 और 3 हमारे एकांतर कोण है, ये भी बराबर हो जाएंगे। अब दूसरी चीज क्या होगी हमारी, यहां पर मैं जो त्रिभुज लेने वाला हूं, कोई
कोई सा भी त्रिभुज आप ले सकते हैं, या तो ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। हम अपना नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी डी वाला मैं त्रिभुज ले लेता हूं। तो उसके लिए यहां पर लिख लेता हूं त्रिभुज ए बी डी में जो भी हमारा ये त्रिभुज है, इसके अंदर आपने देखना है जो भी हमारा ये वाला त्रिभुज है ना ए बी डी, हमारे ये क्या हो गया है, ये सिद्ध हो चुका है। ए बी सी डी हमारा क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग की जो भी ये भुजाएं हैं ए बी और ए डी एक दूसरे के बराबर होंगी। आसान सी बात है ना। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं ए बी बराबर हो जाएगी मेरी किसके, ए डी के। इसका कारण क्या होगा, लिखेंगे इसके सामने वर्ग की भुजाएं हैं ये दोनों, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अब जो भी ए बी और ए डी है त्रिभुज ए बी डी में देखो, ए बी के सम्मुख कोण 3 है, ए डी के सम्मुख जो कोण है वो 1 है। जो भी बराबर भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कोण 1 जो हमारा यहां पर है और कोण 3 जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसका कारण लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दो बराबर भुजाएं हैं त्रिभुज ए बी डी में, तो उनके सम्मुख कोण जो भी होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब यहां से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस चीज को हमें देखना है। जो भी यहां पर मेरा कोण 1 बराबर कोण 3 है, सबसे पहले कोण 1 मुझे ऐसा का ऐसा लिख लेना है। अब यहां पर हमें देखना है कोण 3 किसके बराबर है। देखो ऊपर वाले यहां पर देखो कोण 3 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। तो मैं कोण 3 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, कोण 2 लिख सकता हूं। इसी प्रकार से जो मेरा कोण 1 है वो किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। तो कोण 1 की जगह पर मैं यहां पर कोण 4 लिख सकता हूं, बराबर का निशान लगा देंगे। देखो कोण 1 की जगह पर मैंने कोण 4 लिख दिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसके बाद इस तरफ जो कोण 3 है वो ऐसा का ऐसा यहां पर मुझे लिख देना है। आप अगर ध्यान से देखोगे कोण 1 और कोण 2 ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। कोण 4 और कोण 3 है ये भी एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। अगर ये कोण 1 2 और 4 3 बराबर हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी डी है विकर्ण बी डी कोण बी और डी का समद्विभाजक है। तो एक लाइन में यहां पर लिख देंगे अतः बी डी कोण बी और कोण डी का समद्विभाजक है। दूसरे वाले भाग में हमें यही दर्शाना था, हमने दर्शा दिया है। कोण 1 और कोण 2 बराबर आ गए हैं, कोण 4 और कोण 3 बराबर आ गए हैं। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। इसमें है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार दिए हैं कि डी पी बराबर बी क्यू आ जाता है, दर्शाइए। सबसे पहले जो आकृति हमें दी गई है उसको समझ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहां पर देख सकते हो ए बी सी डी, ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज हमारा दिया गया है। जो भी समांतर चतुर्भुज है इसका विकर्ण बना दिया गया है बी और डी, और इस बी और डी पर हमारे पास दो बिंदु पी और क्यू, ये दो बिंदु इस तरह से लिए गए हैं कि डीपी और बी क्यू यानी कि डी से पी तक की दूरी और बी से क्यू तक की दूरी, ये दूरियां एक दूसरे के बराबर हमें दी गई हैं। अब हमें इस क्वेश्चन नंबर 5 में कुल 5 चीजों को दर्शाना है। 2 चीजों को इस चीज पर दर्शाएंगे, पेज पर दर्शाएंगे। तो पहले वाले में हमें क्या करना है, जो भी मेरा त्रिभुज है ए पी डी, इस वाले त्रिभुज को मुझे, और दूसरा जो मेरा त्रिभुज है यहां पर त्रिभुज सी क्यू बी, इन दोनों को मुझे सर्वांग सम करना है। आकृति में देखते हैं कहां पर हमारे ये त्रिभुज आते हैं। देखो ये मेरे पास है ए पी डी वाला त्रिभुज, ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, और यहां पर आपको दिख जाएगा सी क्यू बी वाला त्रिभुज। जो भी ये दो त्रिभुज हैं इन दोनों को सर्वांग सम मुझे करना है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, जो भी यहां पर आप देख सकते हो डीपी और बी क्यू, ऊपर वाले त्रिभुज में डीपी आता है, नीचे वाले में बी क्यू आता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो हम इस तरह से लिखेंगे डीपी बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर बी क्यू के, ये हमें दिया गया है। अगर आप यहां पर देखोगे डीपी बराबर बी क्यू दिया गया है तो कारण भी हमें यही लिख देना है, ये हमें दिया है। अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं। जो भी हमारा इधर त्रिभुज बनता है और ऊपर त्रिभुज बनता है, इन दोनों त्रिभुजों में हमें कोण देखना है। मान लेंगे ये हमारा कोण 1 है और ऊपर की तरफ हमारा यहां पर कोण नंबर 2 होता है। आप यहां पर देखो जो भी मेरी ये वाली ए डी रेखा है और बी सी रेखा है, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये एक दूसरे के समांतर होंगी। ये तिर्यक रेखा कोण 2 और कोण 1 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कोण 1 बराबर हो जाएगा मेरा कोण 2 के। इसका कारण क्या होगा, कोण 1 और कोण 2 क्या है,
एकांतर कोण है, तो यही कारण हमें लिख देना है। कारण एकांतर कोण में हमने लिख दिया है कोण 1 और कोण 2 के बराबर होने का। इसके बाद अगली चीज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखो, जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसकी भुजा AD आती है, नीचे वाले त्रिभुज में भुजा जो है वो BC आती है। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। कारण मैं आपको बताऊंगा, पहले लिखो AD बराबर में यहां पर हो जाएगा मेरा यहां पर किसके, CB के। इसका कारण यहां पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। जो भी हमारी ये हैं, ये CB और AD ये समांतर भुजाएं हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। यहां पर हमें 3 बिंदु मिल जाते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी मेरा यहां पर त्रिभुज था, कौन सा भाई, APD, ये सर्वंगसम हो जाता है त्रिभुज CQB के। कौन से कारण से हुआ है, हमें यहां पर नियम भी बताना होगा। पहले हमें भुजा मिली, फिर हमें कोण मिला, फिर से हमें भुजा मिलती है, तो नियम क्या हो जाएगा यहां पर, साइड एंगल साइड नियम का इस्तेमाल करके दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वंगसम कर दिया। पहले वाला भाग यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें अगर दूसरे वाले भाग की, तो दूसरे वाले भाग में हमें क्या करना है, AP बराबर CQ करना है। अब आप ध्यान से देखो, जो भी दो त्रिभुज हमने सर्वंगसम किए हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, आकृति में अगर आप देखते हो तो AP ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा है और CQ नीचे वाले त्रिभुज की भुजा है। तो CP/CT से इनको बराबर किया जा सकता है। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, AP बराबर में हो जाएगा यहां पर मेरा CQ के। जो ये है, ये कैसे हुआ है, CP/CT नियम का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। दूसरे वाला जो भाग है वो हमारा एक ही लाइन में हो गया। देखो, इस वाले में हमारे पास AP आता है तो हमने AP लिख लिया, इसमें CQ आता है तो हमने CQ लिख लिया। CP/CT नियम से ये हो जाएगा हमारे एक दूसरे के बराबर। जो भी पहला वाला भाग था, दूसरा वाला भाग था, इस वाले पेज पर हमने कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 के 3 भाग और बचे हैं। तीसरा और चौथा भाग करने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। जो भी पहला और दूसरा वाला भाग है, इनको तो हम कर चुके हैं पीछे वाले पेज पर। अब बात करते हैं हम इस तीसरे वाले भाग की। तीसरे वाले भाग में क्या कहता है, त्रिभुज AQB जो है और CPD जो है, इन दोनों को हमें सर्वंगसम करना है। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को, तीसरे वाले भाग को हम हल कर रहे हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों को लिख लेते हैं, त्रिभुज AQB। और दूसरे वाला हमारा त्रिभुज कौन सा है भाई, दूसरे वाला यहां पर हमें लिख लेना है त्रिभुज CPD। इन दोनों त्रिभुजों को आकृति में देखो, देखो पहले वाला हमारा यहां पर है AQB वाला त्रिभुज, ठीक है, यहां पर जो त्रिभुज हमारा बनता है, और दूसरा हमारा यहां पर है CPD वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वंगसम करना है। कैसे किया जाएगा, बहुत आसान तरीका यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले जो हमारा ये वाला त्रिभुज है, इसमें यहां पर BQ आता है और इस वाले में हमारे पास DP आता है। आपको पता है ना, DP और BQ एक दूसरे के बराबर हैं, तो पहला कारण यही हो जाएगा हमारा, DP बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर DQ के। इसका कारण लिखेंगे, ये हमें दिया गया है, क्वेश्चन में ही हमें दिया है। जो भी त्रिभुज हमारे ये दोनों आते हैं, एक में हमारे पास DP आता है, दूसरे में हमारे पास BQ आता है, दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर दी गई हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें अगली, मान लो यहां पर हमारा कोण नंबर 3 बनता है और यहां पर हमारा कोण नंबर 4 बनता है। अब ध्यान से देखना है, जो AD और BC हमारी समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा हो जाती है, तो कोण 3 और कोण 4 हमारे क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, इसीलिए ये बराबर हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कोण 3 बराबर में हो जाएगा मेरा कोण 4। कारण इसका लिख देना है हमें एकांतर कोण। जो भी हमारा कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 है, ये एकांतर कोण हो गए और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं जहां पर भी हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर। इसके बाद आगे हम क्या बात करेंगे, जो भी यहां पर मेरी भुजा है AB इस वाले त्रिभुज में आ रही है, और जो भी मेरी यहां पर है CD इस वाले त्रिभुज में आती है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई AB ये बराबर हो जाएगी किसके, CD के। और इसका कारण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ये जो भी हमारा समांतर चतुर्भुज है AB और CD उसकी सम्मुख भुजाएं हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। आप यहां पर ध्यान से देखो, 3 बिंदु हमें मिल गए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज जो भी मेरा यहां पर है AQB, ये सर्वंगसम हो जाएगा दूसरे वाले त्रिभुज CPD के। कौन से नियम से हुआ है, इस चीज पर हमें ध्यान देना है। आप देखो, यहां पर हमें भुजा मिली, फिर मिला हमें यहां पर कोण, फिर से हमें भुजा मिली है, तो नियम क्या हो जाएगा,
जाएगा यहाँ पर साइड एंगल साइड नियम का इस्तेमाल करके हमने इन दोनों त्रिभुज जो भी तीसरे वाले भाग में दिए गए थे इनको सर्वंगसम कर दिया है। तीसरे वाला भाग हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आएंगे हम यहां पर चौथे वाले भाग पर। भाई चौथे वाले भाग में करना क्या है हमें, चौथे वाले भाग में ए क्यू बराबर में सी पी हमें करना है। आप यहां पर देखो जो भी दो त्रिभुज हमने यहां पर सर्वंगसम किए हैं इसमें मेरे पास ए क्यू आता है, इसमें सी पी आता है, तो सीधा यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि जो भी मेरी यहां पर भुजा होगी ए क्यू वो बराबर हो जाएगी सी पी के कौन से नियम से होता है, सी पी सी टी नियम का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वंगसम हैं तो उनकी जो भी भुजाएं होती हैं संगत भुजाएं वो एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। अगर आप इसको आकृति से समझना चाहते हो तो भी बिल्कुल आसान है। देखो ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए हैं, हमारे सर्वंगसम हो गए हैं। तो इसमें मेरे पास ए क्यू इस वाले त्रिभुज की भुजा है और सी पी जो है दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा है, इसीलिए सीपी सीटी से ये एक दूसरे के बराबर हो गई हैं। जो भी चार भाग थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, पांचवें वाले भाग की। इस वाले पेज पर जगह हमारे पास नहीं बची है तो इसके लिए हम चलेंगे अगले वाले पेज पर। पांचवें वाले भाग में हमें करना है एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है। देखो समांतर चतुर्भुज हमें एपीसीक्यू को बनाना है। तो यहां पर देखो ये है एपीसीक्यू, इसको हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। और समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, जिनकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएं। दोनों जोड़े सम्मुख भुजाओं के एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वो हमारे समांतर चतुर्भुज हो जाते हैं। अब आपने ध्यान देना है जो हम दूसरे वाले भाग में कर चुके हैं और जो हम चौथे वाले भाग में कर चुके हैं उन पर। जो हम दूसरे वाले भाग में किया था पांचवें वाले भाग का हल प्रारंभ यहां से करते हैं। दूसरे वाले भाग में हमने AP बराबर CQ कर दिया था तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं AP बराबर में मैंने CQ कर दिया था। इसी तरह से चौथे वाले भाग में मैंने क्या कर दिया था भाई, जो भी मेरे यहां पर AQ है वो बराबर हो गया था CP के, ये भी हमने कर दिया था। ठीक है, तो अब देखो AP और CQ को देखो, ये है मेरी भुजा यहां पर AP और ये वाली है भुजा CP। जो सम्मुख भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। पहला जोड़ा जो होता है चतुर्भुज का उसकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई। दूसरे जोड़े को देखो AQ CP, तो ये है AQ और ये है CP, ये वाली सम्मुख भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर हैं। किसी भी चतुर्भुज में अगर दोनों जोड़े जो होते हैं सम्मुख भुजाओं के वो एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो ऐसा होता है सिर्फ समांतर चतुर्भुज में ही। तो यहां पर हमें लिख देना है एक लाइन में, सम्मुख भुजाएं APCQ की बराबर है। यहां पर आप देख सकते हो अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो हम लिखेंगे अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। पांचवें वाले भाग को भी हमने हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 के पांचों भाग कंप्लीट हो गए तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसमें है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर लंब हैं। हमें चित्र दिया गया है, इसी से समझ लेते हैं। सबसे पहले ABCD आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें यहां पर AP और CQ ये क्या दबाए गए हैं, बनाए गए हैं A और C से विकर्ण पर जो लंब हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, BD वाले विकर्ण पर ये दो लंब यहां पर बना दिए गए हैं। और एक बात आपको ध्यान हमेशा रखनी है, जो भी लंब होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहां पर भी हमारा कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हो जाएंगे क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है, हमें दो चीजें दर्शानी है। त्रिभुज APB और CQD ये दोनों एक दूसरे के सर्वंगसम हैं और AP बराबर है CQ के। बहुत आसानी से इसको हल कर लिया जाएगा। पहले वाले भाग को जब हम हल करने जाएंगे तो जो भी दो त्रिभुज हमें सर्वंगसम करने हैं उन्हीं के बारे में लिखेंगे। त्रिभुज APB हमारा आ जाएगा और दूसरे वाला त्रिभुज भी इसी के आगे हमें लिख देना है, त्रिभुज CQD लिख देना है। अब इन दोनों को सर्वंगसम करने के लिए हमें 3 बिंदुओं की जरूरत होगी। वो 3 बिंदु ढूंढते हैं। चलो, सबसे पहला बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये वाला कोण 90 डिग्री का है। सबसे पहले हमारा कोण क्या होगा, जो भी त्रिभुज है APB वाला हमारा त्रिभुज है और CQD वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वंगसम करना है। तो इसमें कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री, तो APB यहां पर 90 डिग्री है और CQD दूसरे वाले में 90 डिग्री है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कोण APB और बराबर हो जाएगा ये कोण CQD के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। कारण यहां पर हो जाएगा
जाएगा, इस तरह से लिख देना है आपने, दोनों 90 डिग्री। इसके बाद अगली बात करते हैं भाई, अगला हमारा बिंदु क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखते हो, इस वाले त्रिभुज में हमारे पास भुजा आती है ए बी और इस वाले में भुजा आती है हमारे पास सी डी। दोनों हमारी समांतर चतुर्भुज जो हैं उसकी सम्मुख भुजाएं हैं, तो सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए बी बराबर हो जाएगा यहां पर सी डी के। इसका कारण लिखेंगे, कारण में आ जाएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ये तो, और वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसके बाद तीसरे बिंदु पर आ जाते हैं। देखो यहां पर जो हमारा कोण बनेगा, नीचे वाले त्रिभुज में मैं यहां पर एक कोण बनाता हूं। ये वाला कोण मैंने x मान लो बना लिया है, ठीक है, यहां पर मैंने x बनाया है। और जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसमें मैं ये वाला कोण बनाता हूं, इसको मान लेता हूं मैं ये कोण y होगा। जो भी आकृति होती है उसमें हमें हमेशा लिख देना होता है, x हो गया, ये y हो गया। तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि जो भी मेरा कोण x है बराबर हो जाएगा कोण y के। अब आपको ध्यान यहां पर देना है कि जो भी हमारी ये वाली भुजाएं हैं ये कैसी हैं, समांतर भुजाएं हैं। और ये हमारी एक तिर्यक रेखा हो गई, तिर्यक रेखा के इधर कोण x बना, इधर कोण y बना, एकांतरंत कोण है जो समांतर रेखाओं पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। कारण में हम लिख देंगे एकांतर कोण जो एक दूसरे के बराबर हो गए। अब आप देखो हमें तीन चीजें मिल गई हैं, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों त्रिभुज जो भी मेरे हैं, त्रिभुज कौन सा है, ए पी बी, ये सर्वंगसम हो जाएगा दूसरे वाले त्रिभुज सी क्यू डी के। कौन से नियम से हुआ है ये हमें बताना पड़ेगा। नियम कौन सा लगा है, एंगल मिला हमें, कोण मिला, भुजा मिली, कोण मिली, यानी कि एंगल साइड एंगल नियम का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। नियम भी हमने बता दिया, यानी कि पहले वाला भाग हमारा हमने दर्शा दिया है। बात करेंगे दूसरे वाले भाग की, तो दूसरे वाले भाग के लिए हमें क्या दर्शाना है कि जो भी मेरी भुजा ए पी है वो बराबर हो जाएगी सी क्यू के। अब आप यहां पर देखो, जो हमने दो त्रिभुज सर्वंगसम किए थे उनमें ए पी आता है और यहां पर सी क्यू आता है, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कौन से नियम से, सी पी सी टी नियम का इस्तेमाल करने पर, ठीक है। तो दूसरे वाला भाग भी हो गया। अगर इसको आकृति से समझना चाहते हो तो देखो, ये वाला हमारा पहला त्रिभुज और ये वाला दूसरा त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वंगसम कर चुके हैं। इसमें हमारे पास ए पी आता है, दूसरे वाले में हमारे पास सी क्यू आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी सी पी सी टी से। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले और दूसरे वाले भाग को हमने हल कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 बचा है, आखिरी क्वेश्चन है प्रश्नावली का, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। इसमें ए बी सी डी समलम चतुर्भुज हमें दिया गया है, जिसमें ए बी समांतर सी डी है, इसके अलावा ए डी बराबर बी सी है। आकृति हमें दी गई है, आपके सामने पूरी आकृति बना दूंगा। हमें चार चीजें इसमें दर्शानी है, यानी कि इसके कुल 4 भाग हमें दिए गए हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें यहां पर एक समलम चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है। ये समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज ए बी सी डी हमें दिया गया है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, उसके बाद ये सी और डी बिंदु यहां पर हमें इस प्रकार से दिए गए हैं। इस वाले जो समलम त्रिभुज है ना, इस समलम चतुर्भुज में जो ए डी और बी सी हैं, ये वाली भुजा ए डी है, ये वाली भुजा बी सी है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर दी गई हैं। तो इस पे एक एक निशान हम लगा देते हैं, इससे हमें ये पता चलता रहेगा कि ये वाली भुजा एक दूसरे के बराबर हैं, हमें दी गई हैं। अब यहां पर हमें रचना करनी पड़ेगी, जो भी हमें यहां पर दर्शाना है उसके लिए रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे, ए बी को ई तक बढ़ाएंगे। जो भी हमारी ये रेखा है ए बी, इसको आगे इस तरह से बढ़ा देना है ई बिंदु तक। तो इसको आगे इस तरह से बढ़ा देते हैं भाई, ए बी है, बी बिंदु से आगे मैंने इसको इस तरह से बढ़ा दिया, ई बिंदु तक बढ़ाना है। अब ई बिंदु कहां पर बनेगा, उसके पहले हमें सीई समांतर ए डी बी करना पड़ेगा। जो भी हमारा यहां पर सी बिंदु है, यहां से कुछ इस तरह से हमारी रेखा बनाएंगे जो हमारी ए डी के समांतर होगी। तो भाई सी बिंदु से इस तरह से मैंने ये समांतर रेखा बना दी, जहां पर भी ये ऊपर वाली लाइन को काटेगी ये हमारा ई बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ये रचना हमने कर ली पहले वाले में। अब जो भी मैंने ये रचना की है ना, वो सीई ए डी के समांतर है। ए डी और सीई एक दूसरे के समांतर हैं, और जो भी हमारा यहां पर ए ई है और डी सी है, ये भी एक दूसरे के समांतर हैं। सम्मुख भुजाएं अगर समांतर हो जाती हैं तो हमारा ए डी सी ई क्या हो जाएगा, एक समांतर
चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। यानी यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी मेरी भुजा ए, ई और डी, सी हैं ये एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। इस तरह से मैं लिख सकता हूं ए, ई जो है ये समांतर हो जाएगी मेरी डी, सी के। बिल्कुल इसी प्रकार से जो ए, डी है और ई, सी है ये भी एक दूसरे के हो जाएंगी समांतर। तो इसी के सामने यहां पर लिख देते हैं कि भाई ए, डी जो है ये समांतर हो गई है मेरी किसके, ई, सी के। जो भी भुजाएं होती हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर तो होती ही हैं, एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। यानी कि जो हमारी समांतर भुजाएं ए, ई है वो बराबर हो जाएगी डी, सी के। बिल्कुल इसी प्रकार से ए, डी जो है वो बराबर हो जाएगी हमारी ई, सी के। इन सभी का कारण यहां पर हमें लिखना होगा। कारण में लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, जो भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। ये बात मैंने आपको पढ़ा दी थी इस पाठ 8 चतुर्भुज के परिचय में। अब यहां पर जो हम चीज करने वाले हैं ना उसको समझो। जो भी हमारा ये वाला है इसको मान लेंगे समीकरण नंबर पहला। ठीक है, ये समीकरण नंबर पहला हो गया हमारा। इसके अलावा हमें दिया क्या गया है कि ए, डी बराबर है बी, सी के। इसको भी मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि भाई ए, डी जो है वो बराबर हो जाएगा मेरा बी, सी के। ये मुझे दिया गया है तो इसके सामने यहां पर इस तरह से हमें कारण लिख देना है और ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर दूसरा। अब जो भी पहला और दूसरा समीकरण है इसमें हमें चीजों पर ध्यान देना है। पहले समीकरण में ए, डी बराबर है ई, सी के। दूसरे समीकरण में ए, डी बराबर है बी, सी के। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी ए, डी आता है और दूसरे वाले समीकरण दोनों में ए, डी आ रहा है। यानी कि ए, डी के बराबर जो हमारा ई, सी और बी, सी है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ए, डी इसमें भी आता है इसमें भी आता है, तो जो भी यहां पर ई, सी है और बी, सी है ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। हम इस तरह से लिख सकते हैं ई, सी बराबर में हो जाएगा यहां पर बी, सी के। कारण क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे समीकरण का यहां पर हमने इस्तेमाल किया है इन दोनों को बराबर करने के लिए। बहुत आसान चीज है ना। एडी के बराबर ईसी है, एडी के बराबर ही बीसी है, तो ईसी और बीसी एक दूसरे के भी बराबर हो जाते हैं। बहुत आसान चीज यहां पर हमने की है। अब जो मैं करने वाला हूं, जो यहां पर मेरे पास त्रिभुज है, कौन सा वाला त्रिभुज है, आकृति की तरफ आप देखो, ये वाला जो त्रिभुज यहां पर बना है कौन सा कहेंगे हम इसको, ये हमारा हो जाएगा सी बी ई वाला त्रिभुज। इसी त्रिभुज के बारे में यहां पर लिखता हूं, त्रिभुज सी बी ई की बात यहां पर हमारी हो रही है। तो इस वाले त्रिभुज में हमें देखना है, इस वाले त्रिभुज में हमारे पास जो दो भुजाएं हैं कौन कौन सी, ई सी और बी सी। देखो ई से सी और बी से सी, ये दोनों भुजाएं यहां पर बराबर हो गई हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इस वाले त्रिभुज में मेरी ई सी बराबर है बी सी के। अगर ये दो भुजाएं ई सी और बी सी एक दूसरे के बराबर हैं तो इनके सम्मुख जो कोण बनेंगे वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। मान लेंगे यहां पर हमारा कोण x है और इधर हमारा कोण y है। जो भी मेरी बराबर भुजाएं हैं त्रिभुज की, उनके सम्मुख कोण x और y हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोण x बराबर हो जाएगा कोण y के। इसका कारण मुझे लिखना है। अब कारण यहां पर आ जाएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, जो भी बराबर भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण x और y बनते हैं त्रिभुज सीबीई में, तो ये कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर क्या किया जाएगा, जो भी दो कोण एक दूसरे के बराबर हैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं। मैं करता हूं कोण x, उसके बाद जमा में मैं करता हूं कोण y। इन दोनों को जोड़ करने पर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। गलत किया मैंने, अगर कोण x और y को मैं जोड़ता हूं तो 180 डिग्री के बराबर नहीं आएगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं, मैं कोण y को हटाता हूं। अब आप ध्यान से देखो, जो भी मेरा यहां पर आकृति में कोण x है और इधर जो मेरा कोण बनता है इसको हम कहेंगे कोण b। मुझे कोण x और कोण b को जोड़ना है, तो यहां पर कोण b आ जाएगा। आप यहां पर देखो, एक सीधी रेखा के एक ही बिंदु पर यहां पर कोण b बनता है, यहां पर कोण x बनता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आगे हल करने के लिए यहां पर मैं एक रेखा लगा के आगे वाला हल यहां पर करूंगा। जो भी मेरा यहां पर आगे कोण A होगा, इस वाले कोण A को लिखते हैं, तो यहां पर मैं लिखता
हूं कोण ए, उसके बाद जमा का निशान मैं लगा लेता हूं। जो कोण वाई है मेरा, इसमें मैं जोड़ देता हूं कोण ए जमा में कोण वाई, जोड़ करने पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका कारण आप मुझे बताओ। देखो जो हमारी ये भुजाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो यहां पर हमारा कोण ए और कोण वाई क्या हो जाएंगे, सह अंतः कोण हो जाएंगे। सह अंतः कोण जो है वो बराबर होते हैं, कारण लिखेंगे अंतः कोण, सह अंतः कोण भी लिख सकते हो या फिर अंतः कोण भी आप लिख सकते हो। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, देखो जो भी मेरा यहां पर कोण ए है, उसके बाद जमा का कोण वाई है, ऐसा का ऐसा रहने दो, बराबर का निशान आप लगा लो, 180 यहां पर आता है। अगर हम इस वाले समीकरण में देखें 180 किसके बराबर है भाई, कोण x जमा में कोण b के बराबर है। तो मैं 180 की जगह पर ये लिख सकता हूं ना कि कोण x उसके बाद जमा में यहां पर कोण b आ जाएगा। अगर यहां पर 180 मेरा x जमा में b के बराबर है तो 180 की जगह पर कोण x जमा में कोण b मैं लिख सकता हूं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम कोण x और कोण y को बराबर कर चुके हैं, तो जो भी मेरा आगे हल करने पर कोण a है ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा का निशान लगा लेता हूं। कोण y की मैं बात करूं तो कोण y मेरा x के बराबर है, कोण y की जगह पर मैं कोण x लिख दूंगा, उसके बाद बराबर का कोण x और जमा का कोण b मेरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आप यहां पर ध्यान से देखो, इस तरफ भी कोण x है, इस तरफ भी कोण x है। कोण x से कोण x को काट देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, कोण a बचेगा, बराबर का निशान लगा करके कोण b बचेगा। क्या हमें पहले वाले भाग में यही करना था कि कोण a और कोण b एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब हमें दूसरा वाला भाग करना है, इस वाले पेज पर जगह नहीं है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। पहले वाले भाग में कोण ए और कोण बी एक दूसरे के बराबर हमने सिद्ध कर दिए। बात करेंगे कोण सी और कोण डी को बराबर करने की, यानी कि दूसरे वाले भाग की। दूसरे वाले भाग में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी मेरा यहां पर कोण बी और सी है उसको देखो, ये वाला कोण बी है, ये वाला कोण सी है, ए बी और डी सी जो हैं ये हमें समांतर दी गई हैं। तो दो कोण बी और कोण सी होंगे ये क्या हो जाएंगे, सह अंतः कोण हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कोण बी जमा में आ जाएगा मेरा कोण सी, जो अंतः कोण होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री के बराबर। इसका कारण लिख देना है हमें अंतः कोण, जो भी सह अंतः कोण है या फिर अंतः कोण है उनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। बी और सी हमारे अंतः कोण हैं। इसी प्रकार से जो हमारा ए और डी है ये भी तो अंतः कोण होंगे हमारे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि कोण ए उसके बाद जमा में कोण डी, इनका भी क्या हो जाएगा, ये भी अंतः कोण है, तो इनका जोड़ भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कारण में इसमें भी यहां पर हमें लिख देना है अंतः कोण। इसके बाद जो अगला बिंदु हम बात करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो b जमा सी करने पर 180 है, a जमा डी करने पर भी 180 है, तो b जमा सी और a जमा डी ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं इस तरह से लिख सकता हूं कोण b जमा में यहां पर आ जाएगा कोण c, बराबर का निशान लगा लो, ये 180 के बराबर है और 180 बराबर है a जमा डी के। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कोण a जमा में कोण d। अगर कोई भी चीज हमारी दोनों चीजें 180 के बराबर हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे के बराबर होंगी। सिंपल सा नियम यहां पर हो जाता है हमारा। अब हम पहले वाले भाग में क्या कर चुके हैं, पहले वाले भाग में हमने क्या किया था कि कोण a और कोण b एक दूसरे के बराबर हैं। कोण b जहां पर भी हमें दिया गया है उसकी जगह पर मैं कोण a लिख सकता हूं, पहले वाले भाग में हम कर चुके हैं बराबर, तो b की जगह पर आ जाएगा हमारा a। उसके बाद जमा में कोण c हमारा ऐसा का ऐसा, बराबर में हमारे पास कोण a और जमा का कोण d ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर देखो कोण a है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो कोण a से कोण a को काट दो, बचेगा क्या हमारे पास, कोण c बचेगा, बराबर हो जाएगा। दूसरी तरफ बचेगा कोण d। दूसरे वाले भाग में हमें यही करना था कि कोण c और कोण d एक दूसरे के बराबर है, कर दिया, दूसरा वाला भाग कंप्लीट हुआ। अभी तीसरा और चौथा वाला भाग भी बचा है, तो उसके लिए हमें चलना होगा अगले पेज पर। पहला और दूसरा भाग हम हल कर चुके हैं। बात करेंगे तीसरे वाले भाग की। इसमें त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी इनको हमें सर्वंगसम करना है, तो इन्हीं के बारे में लिख लेते हैं। त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम ए बी सी, और दूसरे वाला जो हमारा त्रिभुज है वो कौन सा है, त्रिभुज बी ए डी। बैड, बहुत बैड त्रिभुज हमारा ये है, ठीक है। तो अब यहां पर इनको सर्वंगसम हमें जब करना है तो जो भी हमने पहले वाले भाग के लिए रचना की थी उसकी आवश्यकता अब हमें नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। यहां से हमारे पास जो आकृति किताब में दी गई थी वो आकृति बची है। अब यहां पर हमारे पास त्रिभुज एबीसी और बीएडी बनेगा कैसे, देखो
ए बी सी हमारा है तो हमें ए सी को जोड़ना पड़ेगा, और बी ए डी है तो हमें बी डी को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमें विकर्ण बनाने पड़ेंगे। तो ए से सी को जोड़ देते हैं, उसके बाद बी से डी को भी यहां पर जोड़ देते हैं। अब जो भी हमारे ये दो त्रिभुज हैं, इनमें सबसे पहली चीज क्या निकल कर आती है, आप देखो ए बी सी की मैं बात करता हूं, इसमें मेरे पास कौन सी भुजा आती है, ए बी आती है। दूसरे वाला जो है बी ए डी वाला त्रिभुज है, इसमें भी यही भुजा निकल कर आती है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई इसमें मेरे पास ए बी आता है और दूसरे वाले में मेरे पास बी ए आता है, जो एक ही भुजा है हमारी। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इस तरह से कारण हमने लिख देना है। अब अगले बिंदु की बात करते हैं हम। यहां पर जो मेरा त्रिभुज यहां पर है ए बी सी वाला, इसमें कोण बी आया है, आप देखो यहां पर कोण बी आ गया। और जो दूसरा यहां पर है बी ए डी, इसमें कौन सा कोण आ गया है, यहां पर कोण ए आ गया है। तो कोण ए और कोण बी एक दूसरे के बराबर है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। ये कहां से हुआ, पहले समीकरण से। ठीक है, जो भी हमारा पहला भाग था उससे हमने ये कर दिया है। आप देखो पहले वाले भाग में हम कोण ए और कोण बी को बराबर कर चुके हैं, तो यही हमें लिख देना है। इसके बाद अगले बिंदु की बात करते हैं। जो भी त्रिभुज मेरा है कौन सा भाई, ए बी सी त्रिभुज है, इसमें भुजा बी सी आती है। और जो दूसरा है बी ए डी, इसमें भुजा मेरे पास ए डी आती है। जो भी ए डी है और बी सी है, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हमें दी गई हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई जो भी मेरी भुजा यहां पर बी सी है बराबर हो जाएगी मेरी ए डी के, ये हमें दिया गया है, यही कारण में हमें लिख देना है। सिंपल सीधी बात यहां पर हमारी आ गई है। तीन बिंदु हमें मिल गए, तो मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरा त्रिभुज होगा ए बी सी, वो सर्वंगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी ए डी के। कौन से नियम से हुआ है, आप इस नियम को देखो। पहले यहां पर हमें भुजा मिलती है, फिर कोण मिलता है, फिर हमें भुजा मिलती है, यानी कि साइड एंगल साइड नियम का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हमें दूसरा तीसरा भाग हमने कंप्लीट कर लिया, दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वंगसम कर दिया। अब हमें क्या करना है, चौथे वाले भाग में जो भी विकर्ण ए सी और बी डी हैं, इन दोनों विकर्णों को हमें बराबर करना है। तो आप देखो ए सी त्रिभुज ए बी सी में आता है, बी डी हमारा बी ए डी में आता है। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वंगसम हो चुके हैं, तो इनकी संगत भुजाएं हमारी ए सी और बी डी होती हैं, जो कि विकर्ण भी हैं। ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। किस नियम का इस्तेमाल करेंगे, सीपीसीटी नियम का। आप इसमें आकृति में भी यहां पर देख सकते हो, जो भी मेरे पास ए बी सी है, इसमें भुजा हमारे पास ए सी आ जाती है, और बी ए डी जो मेरा है, इसमें मेरे पास ये वाली भुजा बी डी आती है। तो ए सी और बी डी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ए बी सी और बी ए डी दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो चुके हैं। हमने तीसरे वाले भाग को भी कंप्लीट कर लिया, जो चौथा वाला भाग था उसको भी सीपीसीटी नियम से कंप्लीट कर लिया। तो प्रश्नावली 8.1 का नई एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ प्रश्नावली 8.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक अभी की अभी कर देना है, और जो भी आपकी कक्षा में साथी पढ़ते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं कक्षा 9वीं के, चैनल MKR को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि गणित की, विज्ञान की या फिर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ 8 की जो अन्य वीडियोज हैं, परिचय वाली वीडियो जरूर देख लेनी है, प्रश्नावली 8.1, 8.2, इन सभी के जो लिंक हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना, पाठ को कंप्लीट कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।